नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स की सीरीज को लगातार लेके हुए चल रहे हैं। आज के वीडियो हम लोग बैंकिंग वाले पार्ट में आज हम लोग कुछ डिफरेंस क्रिएट करेंगे किसके बीच में, जो बैंक होते हैं और एनबीएफसी होती है, जो वित्तीय कंपनियां होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एग्जाम में इससे रिलेटेड हमेशा सवाल पूछा गए हैं, तो आप लोगों को वीडियो तक एंड तक बने रहना है ताकि आप लोगों के सारी चीजें ऑटोमेटिक कवर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैंक और एनबीएफसी में अंतर। इसका मतलब क्या हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, जो गैर संस्थागत वित्तीय कंपनियां होती हैं वो है एनबीएफसी। और बैंक के बारे में हम लोगों ने पूरा अच्छे से समझा है, तो आप सब लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैंक की बात करते हैं। जो बैंक होते हैं दोस्तों, जो बैंक का जो रेगुलेशन एक्ट होता है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से लाइसेंस प्राप्त करता है, मतलब जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्टार्ट हुआ 1949, इसके तहत जो बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन होता है, किसके तहत, बैंकों का जो रजिस्ट्रेशन होता है, किसी प्रकार के जो बैंक होते हैं वो जो बैंकिंग विनियमन एक्ट होता है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है 1949 वाला, ठीक है ना। जब भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, उससे पहले आरबीआई के थ्रू 1934 वाला प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। तो आरबीआई की स्थापना वो अलग चीज है, वो 1934 से रिलेटेड है, और बाकी जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, बैंकिंग विनियमन एक्ट है, वो 1949 है। तो बैंक जो भी होंगे उनके किसके अंदर रजिस्ट्रेशन होगा, बैंकिंग विनिमय एक्ट 1949 के तहत, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई। अगर मैं बात करूं एनबीएफसी की, तो क्या हो गया, गैर वित्तीय जो संस्थागत कंपनियां होती हैं, जो एनबीएफसी किसके अंडर रेगुलेशन एक्ट के तहत होगी, कंपनी एक्ट 1956 के अंडर में, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इसको पूरा कवर कर लेते हैं फिर इसको पढ़ते हैं ताकि आप लोगों में कंफ्यूजन नहीं हो। तो बैंकिंग को समझ लेते हैं। बैंक जो होंगे वो बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत रजिस्ट्रेशन होगा, तभी वो बैंक कहलाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो इनका विनियमन कौन करेगा, बैंक जो होंगे इनका मैनेजमेंट विनियमन कौन करेगा, वो होगा किसके तहत, आरबीआई के तहत। जो भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का विनियमन करता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बैंकों की बात करें तो बैंकों में सीआरआर और एसएलआर रखना अनिवार्य होता है। हम दोनों में देखेंगे क्या उसमें अनिवार्य है, कि एनबीएफसी में अनिवार्य है नहीं है। तो इसमें अगर बात करें बैंकों में सीआरआर और एसएलआर रखना अनिवार्य होता है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मतलब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र होते हैं। अगर बात करें कुछ विशेष क्षेत्र जहां पर, या अनडेवलपमेंट एरियाज की बात करें, जो कम विकसित एरिया है, कुछ विशेष क्षेत्रों में फोकस किया जाए, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को महत्व दिया जाता है, मतलब यस, समझ रहे हैं ना। तो पीएसएल अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य कहें या पीएसएल का पार्ट है इसमें बैंकिंग रिलेटेड, ठीक है ना। बैंकिंग जो भी कंपनियां है इसमें पीएसएल का रोल होता है, पीएसएल रखना होता है, ठीक है ना। इसके अलावा पूंजी की बात करें, पूंजी मिनिमम है 500 करोड़, जो बैंकों की स्थापना की जाती है मोस्टली इसमें मिनिमम है जो 500 करोड़ का बजट होता है। इसमें जब बैंकिंग प्रणाली स्टार्ट की जाती है तो मिनिमम 500 करोड़ रखा जाता है, ताकि कस्टमर का या जो भी ग्राहक होते हैं बैंकिंग से रिलेटेड पैसों का आदान प्रदान करना हो, जिससे चाहे बैंकिंग के अप की स्थिति हो या डाउन की स्थिति हो उसमें बैलेंस किया जा सके। तो कम से कम मिनिमम 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से बैंकों की स्थापना की जाती है बैंकिंग विनिमय एक्ट 1949 के तहत, समझ रहे ना। तो हम लोगों ने ये चीज समझ ली। इसके अलावा पैसा जमा ले सकते हैं, मतलब पैसा जमा ले सकते हैं, मतलब पैसा जमा ले सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया, ये जो बैंक है पैसे जमा कर सकती है और ग्राहक को दे सकती है। मतलब अपने पास बैंकिंग के रूप में आप जैसे अपने बैंक में जाते हो तो पैसे जमा कराने भी जाते हो, तो ये सुविधा है जो बैंकिंग में उपलब्ध है, क्या एनबीएफसी में है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा शेयर बाजार में बिना पूछे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये अपने आप में दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो कि इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेगा। मोस्टली कुछ चीजें है दोस्तों उस पर ध्यान रखना होता है। जो शेयर बाजार, मोस्टली अपन लोग शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, न्यूज में भी सुनते हैं, ठीक है ना, अप और डाउन की स्थिति चलती रहती है। तो बैंक जो होते हैं बिना परमिशन के शेयर बाजार में पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकता, समझ रहे हैं ना। एनबीएफसी का पूरा डिफरेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। आगे चलते हैं,
लोन रेट बेस रेट से जुड़ा होता है। अब लोन रेट क्या होती है, बेस रेट क्या होती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, उसमें समझने की कोशिश करेंगे। जो लोन की रेट होती है, ब्याज दर होती है लोन की, ठीक है ना, जो कि बेस रेट आधार रेट होती है ना, उससे जुड़ा हुआ होता है। जो किसी भी बैंकिंग की बेस रेट होती है, जिससे अनिवार्य रूप से उसका मिनिमम बेस रेट माना जाता है, ठीक है ना, उससे जो लोन की रेट होती है, जो लोन दिया जाता है बैंकों के द्वारा, तो उसका रोल उसकी बेस रेट से कनेक्ट होता है, जो कि वित्तीय कंपनियों में बिल्कुल अलग होता है। उसमें वित्तीय कंपनियां प्योर प्रॉफिट के बेस पर बनाई जाती है, मतलब बनाई जाती है, ठीक है ना, और बैंकिंग वाला प्रोसेस होता है वो सिस्टमैटिक ढंग से चलता है, समझे ना। उसका जो बेस रेट होता है मिनिमम, ऐसा नहीं है कि अपने मन के हिसाब से जो बेस रेट होगा उसी बेस रेट पर आपको लोन मिल जाएगा, जिससे आपकी ब्याज दर होगी वो बिल्कुल कम या मतलब जरूर से ज्यादा नहीं होगी, जिससे आप लोग आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी बैंक की। अब इन दोनों में कंपैरिजन देखने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने समझा है कि जो बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत बैंक रजिस्ट्रेशन होता है, तो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, वो कंपनी एक्ट 1956 के अंडर में रजिस्टर होती है, समझ रहे हैं ना। जो एनबीएफसी कंपनियां होती है इसका रजिस्ट्रेशन किसके तहत होता है, बैंकों का बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत होता है। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनी एक्ट 1956 के अंडर में होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें अलग अलग क्षेत्र हैं या कुछ का आरबीआई विनियमन, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि बैंकिंग का विनिमय कौन कर रहे हैं, आरबीआई, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, एनबीएफसी में अलग अलग जोन होते हैं, जैसे इरिडा अलग होता है, ठीक है, सेबी अलग होता है। इन दोनों के बारे में भी हम लोग आगे पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका जो सेक्टर ऑफ है, जोन होता है, इनके अलग अलग होते हैं। लेकिन इसमें बैंकिंग का मैनेजमेंट कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। लेकिन एनबीएफसी में क्षेत्र अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ केस में आप लोग देखेंगे उन पर आरबीआई का विनियमन होता है, आरबीआई द्वारा विनिमय किया जाता है, ठीक है ना। तो विनियमन मोस्टली अपन लोग देखेंगे कुछ क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ पर टोटली आरबीआई द्वारा। तो अपने आप में ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इसमें हम लोग आरबीआई को दे रहे हैं पूरा काम, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। अब आगे बात करते हैं अनिवार्य नहीं, मतलब इसमें कह रहा है बैंकिंग एक्ट में सीआरआर और एसएलआर रखना अनिवार्य है, लेकिन एनबीएफसी में अनिवार्य नहीं है। अगर फिक्स डिपॉजिट हो तो एसएलआर को 15% रखना अनिवार्य है, समझ रहे हैं ना। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, जो सीआरआर एसएलआर को तो बैंकों में तो अनिवार्य है ही है, और मैंने अभी आप लोगों को बताया है मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग इन सब के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एनबीएफसी में अनिवार्य नहीं है। हाँ, अगर फिक्स डिपॉजिट वाले मामले हो, ठीक है ना, तो उसमें 15% एसएलआर रखना अनिवार्य है। बाकी सीआरआर एसएलआर अनिवार्य नहीं है, केवल फिक्स डिपॉजिट की स्थिति में अनिवार्य है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पीएसएल नो मतलब प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का इसमें कोई रोल नहीं होता है, लेकिन पीएसएल है जो यस मतलब बैंकिंग के प्रोसेस में प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का रोल, किसी विशेष क्षेत्र पर पैसा या ऋण अनुदान देना, तो इससे संबंधित है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का। लेकिन एनबीएफसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये इस चीज का ऑपोजिट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर इन बैंकों की स्थापना, एनबीएफसी की स्थापना की बात करें, तो आप लोगों को कहीं पर 5 करोड़ और कहीं पर 2 करोड़ लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो आप लोग कम से कम एनबीएफसी कंपनी की स्थापना करना चाहते हैं, वित्तीय कंपनी की, तो इसमें कम से कम मिनिमम 5 करोड़ आप लोग मान सकते हैं इन्वेस्टमेंट की, और इसमें कितने थे 500 करोड़। तो आप लोग इन दोनों में डिफरेंस आराम से क्रिएट कर रहे हैं। ये एक प्रकार की बैंक नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो बैंक होंगी वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत होगी, और जो एनबीएफसी वित्तीय कंपनियां होगी इस टाइप की, एनबीएफसी टाइप की, तो वो कंपनी एक्ट 1956 के अंडर में रजिस्टर होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, सिर्फ टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं, नो सेविंग और करंट। ये क्या कह रहा है, इसमें पैसा जमा ले सकते हैं जिसमें टाइम डिपॉजिट हो, सेविंग हो, करंट हो, सभी प्रकार की जमा इसमें शामिल हो रही है। लेकिन एनबीएफसी एक्ट की कंपनियों में ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसमें सिर्फ टाइम डिपॉजिट वाली सावधि जमा होती है वो हो सकती है, लेकिन करंट और सेविंग वाला मामला है वो नहीं है। अपन लोग बैंकिंग में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की जमा प्रोसेस का हो सकता है बैंकिंग में, लेकिन एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों में करंट और सेविंग वाला
कुछ भी नहीं होता है, केवल टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं। तो ये भी अपना आप में डिफरेंस हो गया पूरा प्योर। ये जो भी पॉइंट है दोस्तों ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों को एक एक पॉइंट पर अच्छे से फोकस रखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा इनका काम यही होता है, ये कहना चाह रहे हैं कि शेयर मार्केट में बैंकों को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पूछना अनिवार्य है, लेकिन एनबीएफसी का तो शेयर मार्केट में निवेश करना ही एक प्रकार से धंधा यही है इनका तो काम यही है एनबीएफसी का शेयर इन्वेस्ट करना। लेकिन जब बैंकिंग की बात आती है तो बैंक क्या बिना पूछे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, समझ रहे ना। ये बिना पूछे अपने तरीके से कुछ भी कर सकता है शेयर मार्केट में निवेश, लेकिन जो बैंक है जो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये है नहीं, मतलब लोन रेट बेस रेट से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसमें हम लोगों ने देखा जो बेस रेट होगी उसी बेस पर आप लोगों की लोन रेट तय की जाएगी कि आप लोगों को किस रेट पर लोन देना है, समझ रहे ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है एनबीएफसी कंपनियों में कि भाई लोन रेट कितनी रखनी है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।